और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान बने हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ अनिल सरीन जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं पंजाब बीजेपी के, मौजूद हैं। सरीन जी, बहुत स्वागत है आपका। अनिल सरीन जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अनिल सरीन जी, आपने सुना कि किस तरह से परविंदर जी कह रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव तरीके से डील करने की जरूरत थी, इसलिए थाने पर जो कब्जे का मामला है उसको उस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए जैसे लोग ले रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत सेंसिटिव स्टेट कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोस में पाकिस्तान है और जो हर एक मौका ढूंढता रहता है कि पंजाब में कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए। और कल जो कुछ हुआ उसकी जितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। पुलिस वालों को पीटा जाए, और यह पंजाब पुलिस है जो देश की बेहतरीन पुलिस गिनी जाती है, देश की सबसे बहादुर पुलिस गिनी जाती है। और यह वह पुलिस है जिसने 80 के दशक में आतंकवादियों से लोहा लिया और पंजाब से आतंक को खत्म किया। अब आप मुझे बताइए, कल जिस तरह से उनके ऊपर लाठियों से, तलवारों से, बर्छों से अटैक किया गया, ये तो एक तरह का पूरा सरकार का सरेंडर था उनके सामने जी। क्या यह है देश की प्रदेश की कानून व्यवस्था? क्या यह है भगवंत मान का पीसफुल मॉडल? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये जो इस समय भगवंत मान की सरकार है, ये जब से ये सरकार सत्ता में आई है, और सत्ता में आने से पहले भी इसके खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ लिंक्स जो है वो जाहिर है। और 2017 का चुनाव हम देख चुके हैं कि ये लोग इसीलिए हारे थे बुरी तरह से, क्योंकि भगवंत मान एक खालिस्तानी हार्डलाइनर के घर पे रात को रुका था मोगा में। उसके बाद अभी जो चुनाव हुए थे उसमें भी आपने देखा होगा कि गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि सिख फॉर जस्टिस के मुखिया हैं, उन्होंने चुनाव से पहले ओपन लेटर लिखा था कि आप सब लोग पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं, वो खालिस्तान का एजेंडा पूरा करें। और जब चुनाव जीत गई, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने केजरीवाल और भगवंत मान को एक बार फिर पत्र लिखा कि हमने आपको फंडिंग की, आपको समर्थन दिया, आपकी सरकार बनाने में हमारा सहयोग रहा, अब आप हमारे एजेंडे पे काम कीजिए जी। और देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है पंजाब की, वो खालिस्तान के एजेंडे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम कर रही है। मैं बात पूरी करूं। इस पत्र को एक बार भी मैं आज 10 महीने से ज्यादा हो गई सरकार, आप मुझे यह बता दीजिए कि इस सरकार ने एक बार भी गुरपतवंत सिंह पन्नू या खालिस्तान के विरोध में एक शब्द भी बोला हो तो इसके क्या मायने होंगे जी। और कल जिस तरह से ये देखिए, गुरु साहब का जो आप दिखा रहे हैं, गुरु साहब की पालकी लेकर गुरु ग्रंथ साहब की आड़ में जिस तरह से तांडव खेला गया, मैं पूछना चाहूंगा आज सिख बुद्धिजीवियों से भी, क्या ये गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी नहीं है? क्या इस तरह से हमारे गुरु ग्रंथ साहब तो हम गुरु मानते हैं, क्या इस तरह से आप गुरु की बेदबी लेंगे, उसको सड़कों पर लेके जाएंगे? आज हमारे धार्मिक गुरु जो सिख स्कॉलर्स हैं या सिख पंथ के रखवाले अपने आप को कहते हैं, आज वो भी इस बात का जवाब उनको देना पड़ेगा। जी जी, निश्चित तौर पर। ये हमारे साथ में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी। पहली बात तो हम विषय के ऊपर पहले रहेंगे, उसके बाद मैं परविंदर जी जो प्रश्न उठाए मैं उसका भी उत्तर दूंगा, क्योंकि परविंदर जी बहुत समझदार और बहुत सियाने व्यक्ति हैं, और लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन में मुझे लगता है कहीं कमी रह गई, कि जानकारी कई बार हर विषय की पूरी नहीं हो पाती। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होकर रह गई है, और हमारी सरकार जब से, क्योंकि पंजाब में रहते तो पंजाब में जो भी सरकार इलेक्ट हो जाती है वो सब हम सब पंजाबियों की सरकार होती है। पंजाब में जो हमारी सरकार है इस समय आम आदमी पार्टी की, इन्हें कानून व्यवस्था की एबीसीडी नहीं आती। अगर आप देखेंगे, डीजीपी से लेकर एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी, हर 3 महीने बाद उनको बदल दिया जाता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपी को 3-3, 4-4 महीने बाद बदलेंगे, और मैं ऑन रिकॉर्ड है ये, आप हर 14 दिन आपको लिस्ट मिलेगी पंजाब की वेबसाइट के ऊपर, आप देखेंगे अगर आप किसी एसएसपी को किसी जिले में नियुक्त करते हैं तो 3 महीने में वो क्या उसको कानून व्यवस्था को संभाल पाएगा? अगर आप इसलिए बदलते हैं कि वो संभाल नहीं पाया उस जिले की कानून व्यवस्था को, तो भैया जब जहां दूसरी जगह जिले में लगाते तो वहां पे कैसे संभाल पाएगा? सबसे बड़ी समस्या जो पंजाब की विडंबना है इस समय,
जी कि इस सरकार के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का विश्वास नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार पर विश्वास नहीं है। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का, ये पंजाब को काले दौर की तरफ लेकर जा रहा है। अब आप देखिए कल की घटना को देखिए। हम सब ने देखा कि किस तरह से बेचारे पुलिस वाले लाठियां तलवारें खा रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। क्या ये है हमारी पंजाब की सरकार? टोटल सरेंडर कर देंगे आप अलगाववादियों के आगे? वहां पे शरेआम नारे लग रहे हैं और वो आपको आकर डिक्टेट कर रहे हैं, थाने में टर्म्स डिक्टेट कर रहे हैं कि हम आज इसको छुड़ा कर जाएंगे। अभी आप आधे घंटा आपको दिया है, आप अपना निर्णय करके बताइए। क्या ये कानून का रास्ता है? क्या ये कानून व्यवस्था संभालने की बात है? जब से ये आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो एक सरकार की नर्व होती है, उसका दिल दिमाग होता है इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर आरपीजी अटैक होता है और इनको पता नहीं चलता। सरहाली पुलिस स्टेशन पर आरपीजी अटैक होता है, इनको पता नहीं चलता। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कर दिया जाता है, ये सोए रहते हैं। कबड्डी का मैदान में खेलते हुए इंटरनेशनल प्लेयर संदीप सिंह का कत्ल कर दिया जाता है, ये सोए रहते हैं। संदीप सूरी शिवसेना के नेता का पुलिस के एसीपी, 2 एसएचओ और 30 पुलिस कर्मियों की हाजिरी में कत्ल कर दिया जाता है, ये रिएक्ट नहीं करते। डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह का पुलिस की हाजिरी में कत्ल किया जाता है, ये सोए रहते हैं। आज पंजाब की स्थिति ये है कि रोजाना आपको कहीं ना कहीं गोलीकांड मिलेगा, किसी ना किसी का कत्ल होता मिलेगा। गैंगस्टर्स का हालत ये हो गई है कि रैंसम कॉल्स तो एक रूटीन बनकर रह गई है और लोग मजबूर हैं उनकी रैंसम कॉल्स को एक्सेप्ट करने के लिए। क्यों? इस सरकार से कोई संरक्षण की उम्मीद नहीं करते। अब आगे बात कर रहे थे अपने सिंह साहब, जहां तक बंदी सिंहों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड है कि बंदी सिंह हो या कोई भी व्यक्ति हो जो अपनी सजा पूरा कर चुका है, उसकी रिहाई होनी चाहिए। और उसके लिए अगर आपको याद होगा कि 550 साल जब गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व था, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने बंदी सिंहों की रिहाई का बात की थी जी। उस समय उनके पास 9 व्यक्तियों की लिस्ट दी गई थी, उनमें से 7 रिहा हो चुके हैं, 2 की लीगल प्रोसीडिंग्स कार्रवाई चल रही है। हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है। अब आपने कही पैरोल की बात। पैरोल एक जेल डिपार्टमेंट का अपना मामला होता है। हमारे पंजाब में क्या है कि एक बात करते हैं जी, पंजाबियों के साथ धक्का हो रहा है, पंजाब के कैदियों के साथ धक्का हो रहा है, सिखों के साथ धक्का हो रहा है। मैं अभी कल न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, जो 20-21 लोगों की और सूची और ये जो 2 रहते हैं, ये उनकी बात करते हैं। वो भी समय समय से उनको पैरोल मिलती रही है और प्रचार क्या करते हैं कि देखिए सिख कैदियों को तो पैरोल नहीं मिलती, राम रहीम को पैरोल मिलती। जी अभी खेड़ा, गुरप्रीत खेड़ा जो सजा काट रहे हैं, जो बंदी सिंहों के बीच में आते हैं, वो अभी भी अमृतसर में पैरोल पे हैं। सो ये सारी चीजें जो है गुमराह करने का बात। जहां तक मोदी सरकार की बात करते हैं, आप पंजाब के लिए करते हैं। करतारपुर साहब का कॉरिडोर किसने खुलवाया? जी ये सारी बातें बिल्कुल सामने हैं। एक मिनट दे दीजिए, मैं बात क्लियर करूं ताकि स्पष्ट हो जाए। मेरे परविंदर सेठी जी भी जो है थोड़ा संक्षेप में करें, लेंगे तो अच्छा रहेगा। जी संक्षेप में। करतारपुर साहब का कॉरिडोर हमारी अरदास में लिखा है कि जो हमारे बिछड़े हुए धाम है, उनका दर्शन दीदार होने का। अरे नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर साहब का लांघा खुलवा दिया। हमारे लिए सिक्की के लिए कितनी बड़ी बात है। सुल्तानपुर लोधी को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया, जो हमारे 1984 के कारण या से पिछले आतंकवाद के कारण 314 लोगों की ब्लैक लिस्ट हुए थे। ब्लैक लिस्ट में से निकालकर 312 को आप अपने परिवारों से आकर बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जो सरकारें हैं वो काम कर रही हैं। और मुद्दा इस बात का है, अनेक इशू है जो सिख साइकी को एड्रेस करने वाले थे। और मैं कहूंगा कि अगर सिख हितैषी कोई प्रधानमंत्री आया, वो नरेंद्र मोदी आया। आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जो एसके सरीन साहब